हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल करने जा रहे हैं, विजन पीटी 365, जो कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, जो कि मई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहले जो वीडियो में है, मैं एक एक मॉड्यूल पे एक एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो यहाँ पे 8 यूनिट है, वो 8 यूनिट 8 वीडियो में बहुत कम टाइम के साथ ख़त्म हो जाए। क्या होता है, वीडियो बड़ी होगी तो इवन आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आप बोर होंगे। और अगर वीडियो छोटी होगी तो आपकी मॉड्यूल्स भी फटाफट ख़त्म होंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, उसमें जो पहला यूनिट है, उसमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड कोई भी इशू है, वो सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो केशवानंद जी थे, यहाँ पे जो बोला गया है, केशवानंद जी थे, ये एक्चुअली बहुत फेमस थे। जो लैंडमार्क है, केशवानंद भारतीय श्रीपद गुल्लरू एंड अदर स्टेट्स ऑफ केरला, वो अभी रिसेंटली गुजर गए। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये न्यूज़ में काफ़ी चला है। तो यहाँ पे जानते हैं केशवानंद भारतीय केस में क्या हुआ था। केशवानंद भारतीय केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट डेल्ट करती है, जो यहाँ पे ये डेल्ट किए गए थे केरला लैंड रिफॉर्म्स 1963 में, जो कि केशवानंद भारती जी ने बोला था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और 31 के को। और यहाँ पे जो बेंच रखी गई थी इसके रिगार्डिंग, वो 13 जजेस की बेंच थी, जो कि अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट की। अब इसके नीचे जो हियरिंग्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप एक्सपांड किया गया है। तो ये जो एक्सपांडेड स्कोप है, ये कहाँ कहाँ तक है, तो पहली बात तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलोकनाथ केस तक पहुँचा था। फिर आर्टिकल 368 का भी इंटरप्रिटेशन इसमें हुआ था, जो कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स है उसके रिगार्डिंग। फिर तीसरा जो है, इसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी जो है एग्जामाइन की गई थी। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें दिया है कि जो एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो सारा कोर्ट ने कब कब अपने जजमेंट्स में दिया है। तो ये सारा यहाँ पे कंसोलिडेट करके दिया है आपको, तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जो पहला है सोवनिटी ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। पहला सोवनिटी ऑफ इंडिया है। दूसरा एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन है। तीसरा जो है मैंडेट है स्टेट का वेलफेयर स्टेट बिल्ड करने के लिए। चौथा सुप्रीमेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। पांचवा जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो। छठवा है सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है जो सेपरेशन होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। उसके बाद जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है नेशन की, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। इवन जुडिशियल रिव्यू है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। हारमनी बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में जो हारमनी है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री और फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इफेक्टिव एसेस है जस्टिस की, वो जो प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल राइट्स की, वो। और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136, 142 और 141 के तहत। और जो हाई कोर्ट्स की पावर है 226 और 227 आर्टिकल के तहत। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं जो इवोल्यूशन कैसे हुआ इस डॉक्ट्रिन का। तो पहले देखिए, सबसे पहले 1961, ये पूरा टाइमलाइन काफ़ी अच्छे से दिया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 1961 में शंकरी प्रसाद केस आया था और 1965 में सज्जन सिंह केस आया था, जिसमें बोला था कि
जो पार्लियामेंट है इसे इसमें जो पार्लियामेंट है ये फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। और इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा केस आया था गोलोकनाथ केस 1967 में, इसमें दो बात बोली गई थी। पहली तो ये बोली गई थी कि जो आर्टिकल 368 है इसमें पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर्स नहीं दिया गया, और दूसरी बात ये बोली गई थी कि जो एफआर्स है इन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना ये गोलोकनाथ केस में ये दो चीज़ बोला गया है कि पहला जो पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर नहीं है, और दूसरा एफआर जो है उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर 1971 में आप देखेंगे 1971 में जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोई लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 13 में वो सारे लॉज दिए गए कि लॉज मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं है ताकि पार्लियामेंट उसे अमेंड करे। तो ये यहाँ पे बोला गया था। और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें तीन चीज़ें बोली गई थी। पहली तो सेक्शन 2 में जो हमने ऊपर पढ़ा, सेक्शन 2 में बोला गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है विद ड्यू कंपेंसेशन उसे पार्लियामेंट कर्टेल कर सकती है। और सेक्शन 3 में बोला गया था कि जो अगर पार्लियामेंट को एफआर डीपीएसपी पे लॉ बनाना है तो वो एफआर को अमेंड नहीं कर सकती, मतलब एफआर इज सुप्रीम देन डीपीएसपी। और तीसरा चीज़ ये बोला गया था कि जो जुडिशल रिव्यू है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से छीन लिया गया था। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C का जो जुडिशल रिव्यू से हटा दिया गया था। तो आइए देखते हैं इसके आगे जो है 1972 में 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें दो लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस कर दिया गया था। उसके बाद जो आता है हमारा केशवानंद भारतीय केस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, केशवानंद भारतीय केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो है जो लाइन ऑफ थॉट रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजमेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे मिनर्वा मिल्स केस, बीआर बोमाई केस, एसआर बोमाई केस, आईआर कोहेलो केस। तो ये सारे केस के रिगार्डिंग मिला के उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आइए हम आगे देखते हैं। और इसमें क्या है, अब दूसरे पेज में आ जाते हैं जहाँ पे हमें बताया गया कि आउटकम्स ऑफ केशवानंद भारतीय केस क्या था। आउटकम्स में देखिए यहाँ बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपहेल्ड किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजंस को अमेंड करे, बट एक कंडीशन पे कि जो एसेंशियल फीचर्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के वो डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। और दूसरे इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है उसने और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी इसमें कि उन्होंने जो गोलोकनाथ केस में जजमेंट दिया था उसे करेक्ट किया था। और इसमें इस केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, और ये जो अमेंडिंग पावर ये लेजिस्लेटिव पावर से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करती है। अमेंडिंग पावर अलग है, लेजिस्लेशन पावर अलग है पार्लियामेंट की। और दूसरे जजमेंट्स के ऊपर भी उसने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी इंटरप्रिटेशन दिया कि जो कि आर्टिकल 25th अमेंडमेंट एक्ट और 29th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्हें बोला था कि जो जुडिशल रिव्यू की पावर्स है वो उसको छोड़ के, जैसे हमने तीन चीज़ देखा था 25th में, तो जो लास्ट वाला है जुडिशल रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। जो ये देखिए तीन चीज़ देखा था हमने, तो ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये दो चीज़ और ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है इसको, ये सभी को जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड कर दिया था। बट
जो उस उन्होंने बोला था कि जो जुडिशल रिव्यू को कर्टेल करने वाली बात कही गई है उसे छोड़ के बाकी सब अपहेल्ड कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो पार्लियामेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे अमेंड किया जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बने जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इंडियन प्रेसिडेंट और यूएसए प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो आइए देखते हैं किस चीज़ के बारे में। पहले तो ग्राउंड देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया ग्राउंड क्या है। तो इंडियन प्रेसिडेंट का ग्राउंड क्या है कि आर्टिकल 61 के तहत अगर वायलेशन होता है इस आर्टिकल का, तो इंडियन प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। बट यूएस के प्रेसिडेंट को तभी निकाला जाता है जब ट्रेसन बराबरी और कोई हाई क्राइम्स में वो इंडल्ज होते हैं तब। दूसरा, यहाँ पे इनिशिएट कौन कर सकता है, तो यहाँ पे या तो पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकती है, कोई भी हाउस, लोअर या अपर, दोनों में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकती है। बट यूएसए में क्या है, यूएसए में सिर्फ लोअर हाउस, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, सिर्फ वही इनिशिएट कर सकती है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रोसेस की बात की गई है। तो प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे प्रोसेस में बोला गया है कि जो स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 में जो 1/4 मेंबर्स है उन्हें साइन करना पड़ेगा चार्जेस इंडियन प्रेसिडेंट के लिए, और 14 दिन की नोटिस दी जाएगी प्रेसिडेंट को। और इनका जो वोटिंग है वो 2/3 की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, जो इम्पीचमेंट वोटिंग है वो। और सेकंड स्टेज में यहाँ पे आएगा सेकंड हाउस, जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह एक्ट करेगा, और इसे भी सेम 2/3 की मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। बट यही चीज़ जो है आप देखोगे कि यूएस प्रेसिडेंट के लिए जो है सिंपल मेजॉरिटी दिया गया है ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। और सेकंड स्टेज में उनमें सीनेट जो है, सीनेट मतलब उनका अपर हाउस, जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे उनका सीनेट है, वो एक कोर्ट की तरह पेश आएगा, और वहाँ पे जो है सीनेट का वोट जो है 2/3 से पास किया जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। दूसरा यूनिट ये है कि इसमें बोला गया है कि जो एजी पेरवा, जस्ट सेकेंड, हाँ, इसमें बोला गया है कि जो एजी पेरावीवलन है, वो जो कन्विक्ट थे राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, उन्हें रीएमिशन दे दिया गया है 2 साल के उन्हें रीएमिशन दे दिया गया है, जिनका केस 2 साल से पेंडिंग था तमिलनाडु गवर्नर के यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन बताया गया है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बीच में। तो प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 के तहत आता है, और गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 61 के तहत आता है। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी कन्विक्ट या ऑफेंस के केस को तभी पार्डन कर सकता है। तो या तो वो पनिशमेंट और सेंटेंस यूनियन लॉ के अंदर आना चाहिए, दूसरा पनिशमेंट और सेंटेंस जो कोर्ट मार्शल की तरफ से होता है, और तीसरा जो डेथ सेंटेंस होती है उसको। बट जो गवर्नर की पावर्स है, जो गवर्नर की पावर्स आप देखोगे, तो गवर्नर्स की पावर जो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में 2 एक्स रिस्पेक्ट से डिफर करती है। पहला तो प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के सेंटेंस कि में भी अपना पार्डनिंग पावर जो अप्लाई कर सकता है, या अपना पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकता है। बट गवर्नर यहाँ पे नहीं कर सकता अगर कोर्ट मार्शल है तो। और दूसरा, प्रेसिडेंट जो है डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, बट अगर स्टेट लॉ के तहत भी डेथ सेंटेंस आता है तो गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकता। अब नीचे जो बताया गया है यहाँ पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट 5 तरह से पार्डन कर सकता है। एक तो पहला पार्डन होता है, दूसरा कम्यूटेशन होता है, तीसरा रेमिशन होता है, चौथा रिस्पाइट होता है, और पांचवा रिप्राइव होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? पार्डन मतलब देखिए कंप्लीटली कन्विक्ट को एब्सॉल्व करना, मतलब क्लीन चिट फंड दे देना। कम्यूटेशन क्या है? एक बहुत ही हार्श पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म के पनिशमेंट से सब्सटीट्यूट करना। रीएमिशन क्या है? रीएमिशन मतलब सिर्फ सेंटेंस का पीरियड चेंज कर देना विदाउट चेंज इन इट्स कैरेक्टर। रिस्पाइट क्या है? एक स्पेशल फैक्ट की वजह से उसे लेसर सेंटेंस देना, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया या फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, ये अगर होगा तो कन्विक्ट को जो है लेसर सेंटेंस दे दिया जाता है। रिप्राइव क्या है? रिप्राइव बेसिकली स्टे है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस में, जो कि एक टेम्पोरेरी पीरियड के लिए होता है। अब यहाँ पे गवर्नर कब किन किन केसेस में पार्डन कर सकते हैं? देखो, गवर्नर के पास भी ये सारी पावर्स होती है, बट
यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, रीएमिट कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है, बट उसे कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। ये बात जान लीजिए कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, मतलब पूरा क्लीन चिट हटा नहीं सकता। तो ये सिर्फ सस्पेंड, रीएमिट या कम्यूट ही कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात चल रही है कि यूएस के इंडियन के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में क्यों चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट ने अपना पार्डनिंग पावर यूज़ किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को वहाँ के पार्डन करने के लिए, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्हें पार्डन करने के लिए। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो पार्डन और कम्यूट सेंटेंस का, वो किसी भी लिमिट के बिना यूज़ कर सकते हैं। बट इंडियन प्रेसिडेंट है जो, उन्हें कैबिनेट के एडवाइस पे पार्डनिंग पावर यूज़ करना होता है। और इवन जो ये इंडियन के प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रीएमिशंस, जो कि हमने ऊपर देखा। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म हुआ है। आगे के देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने टर्म एक्सपेंशन दिया है, जो इशू था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी का, उसको टर्म एक्सपेंशन दिया है। तो यहाँ पे और न्यूज़ में क्या है, एक कमीशन हेड की गई है जस्टिस जी रोहिणी, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनके थ्रू 2007-17 में। और ये जो कमीशन बिठाई गई है ये आर्टिकल 340 के तहत बिठाई गई है, जो कि प्रेसिडेंट बिठाते हैं एक कमीशन जो कि इन्वेस्टिगेट करे कंडीशंस जो बैकवर्ड क्लास है उनके। यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, मंडल कमीशन देखो फॉर्म की गई थी, तो मंडल कमीशन का बैकग्राउंड बताया गया है यहाँ पे। अब इसके पहले हम कंडीशंस देख लेते रिजर्वेशन का, जो इंद्र सवाने केस में बोला गया था। तो पहला कंडीशन ये है कि जो क्लास होनी चाहिए वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए। उन्हें 50% का कैप मिलेगा वर्टिकल रिजर्वेशन पे। क्रीमी लेयर जो है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा बैकवर्ड क्लास से। और प्रमोशंस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही रिजर्वेशन मिलेगी, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये 1992 के इंद्र सवाने केस में बोला गया था। तो आगे देखते हैं, ये मंडल कमीशन का बैकग्राउंड बताया गया है यहाँ पे। तो मंडल कमीशन के बैकग्राउंड में क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि जो 1990 में था, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 के तहत। इसके बाद जो है ये जो डिसीजन लिया था यूनियन गवर्नमेंट ने, ये बेस्ड था मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 के रिकमेंडेशंस पे, जो कि सेटअप की गई थी 1979 में, और 1980 में उन्होंने रिपोर्ट दिया। इनके चेयरमैन थे बीपी मंडल, और इस कमीशन का मैंडेट था कि वो आइडेंटिफाई करे सोशली और बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जा सके। अब इनका रिकमेंडेशन जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का था, वो तो 1992 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बट एजुकेशनल कोटा जो थी वो फोर्स में आई 2006 में अंडर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 के तहत। इसमें जो बोला गया था कि जो मंडल कमीशन में मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस का बेनिफिट जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को मिल सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को इन्वोक किया था, जिसे बोला गया था इंद्र सवाने केस 1992। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। और इस क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या था कि एनुअल इनकम किसी भी हाउस होल्ड की अगर 8 लाख से ऊपर है तो उसे एलिजिबल नहीं माना जाएगा रिजर्वेशन के लिए। तो आइए आगे देखते हैं, जो आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन है ये आया कहाँ से। तो पहला 1995 में जो है पहला बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट सेटअप किया गया था, जिन्होंने सब कैटेगराइजेशन इस बेस पे किया था कि बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का होगा। उन्होंने प्रपोज किया था कि सब कैटेगराइजेशन जो हो ओबीसी का वो बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग हो। फिर उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 1979 में, जिनके मेंबर है LR नायक। उन्होंने बोला था कि जो सब कैटेगराइजेशन होगा वो होना चाहिए इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी में। और 2015 में जो है NBFC का ने प्रपोज किया था कि 3 कैटेगरी इंक्लूड किया जाए। तो पहला एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होगी, जो जिसे बोला जाएगा EBC ग्रुप A।
दूसरा मोर बैकवर्ड क्लास होगी जिसे बोला जाएगा ग्रुप बी, और जो तीसरा बैकवर्ड क्लास होगी जिसे बोला जाएगा ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में एक तो सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तीनों होगा, और ये जो ओबीसी के अंदर ही आएगी, जो कि एबोरिजिनल ट्राइब्स होगी, नोमैडिक और सब नोमैडिक ट्राइब्स के लोग होंगे जो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं। ग्रुप बी में क्या होगा कि वोकेशनल ग्रुप्स होंगी जो कि अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के साथ कैरी कर रहे हैं। और ग्रुप सी में क्या होगा कि ग्रुप सी में वो लोग होंगे जो बाकी ऊपर के दो लोगों से काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और ये जो एनबीएफसी एनसीबीसी का जो रिकमेंडेशंस है, ये 11 स्टेट में अब तक सब कैटेगराइज कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में। ये 11 स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। ये यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें बताया गया है कि ओबीसी क्या है। तो ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है क्लासिफाई करने के लिए एजुकेशनली और सोशनली बैकवर्ड डिसएडवांटेज ग्रुप को। अब ओबीसी एक बहुत ही हेट्रोजीनियस ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कास्ट और सब कास्ट आते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस के रिगार्डिंग। तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे यहाँ ओबीसी है, तो ओबीसी में लैंड कम्युनिटीज़ इंक्लूड करते हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया में। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुअर सेक्शन होती है सोसाइटी की जो सबसिस्टेंस लेबर पे ही चलती है। तो इसलिए ओबीसी को कैटेगराइजेशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक बेसिक दिया है कि एनबीसीबी जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसके बारे में बताया गया है। तो अब तक क्या होता था इस कमीशन के पहले कि आर्टिकल 338 के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो होती थी वो एड्रेस करती थी जी ओबीसीज के ग्रीवियंसेस को। बट इसके आने के बाद एनसीबीसी के आने के बाद जो है सिर्फ एनसीबीसी ही रिकमेंड करता है अगर किसी कास्ट का एक्सक्लूजन या इंक्लूजन करना है ओबीसी लिस्ट में तो। और इवन जो लेवल ऑफ इनकम है क्रीमी लेयर के कट ऑफ की वो भी एनसीबीसी ही डिसाइड करती है ताकि किसको रिजर्वेशन मिले किसको ना मिले। तो ये जो है एनसीबीसी ये फॉर्म की गई थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के तहत, जिसमें आर्टिकल 338 भी इंक्लूड किया गया था। ये जो आर्टिकल जस्ट सेकेंड, ये जो 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसमें जो 100 जिसे बोला जाता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी बोला जाता है, ये प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एनसीबीसी को, और जिसके पावर्स ये इक्वल करती है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ये कमीशन के बराबरी में। अकिन मतलब सिमिलर होता है। तो ये जो एनसीएससी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट थी, इसका जो फंक्शंस होगा ये एक नए पैनल को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो यहाँ पे जो है अमेंडमेंट जो थी 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये एक तो दो चेंजेस लाई। एक तो आर्टिकल 342A में एक चेंजेस लाई थी और आर्टिकल 366 में चेंजेस लाई थी, जिसमें आर्टिकल 342 के चेंजेस क्या बोलते थे कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ जो आर्टिकल 342A रिलेट करता है सेंट्रल लिस्ट के जो कि सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में है, और आर्टिकल 366 जो है ये डेफिनेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किए गए हैं स्पेसिफिकली जो स्टेट के लिए। अब इसके बाद जो एनसीबीसी बोला गया था कि 5 मेंबर की कमेटी होगी जिन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और उनका टेन्योर और कंडीशन दोनों ही प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अब इनका की फंक्शंस क्या होगा? की फंक्शंस ये होगा कि अगर किसी को ग्रीवियंस है रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस या वायलेंस कंडक्ट किया जा रहा है किसी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग, तो कमीशन यहाँ पे उनके ग्रीवियंस को रिसॉल्व करेगी। इस कमीशन के पास पूरी पावर्स है इंक्वायर करने की अगर किसी के राइट और सेफ गार्ड्स का हनन हो रहा है तो। और दूसरा जो पावर्स है सिविल कोर्ट का, ये पावर्स जो सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं सिमिलर इन्हें भी वैसी पावर्स दी गई है ताकि ये किसी को भी बुलाएं, उन्हें डॉक्यूमेंट पेश करने बोले और एविडेंस पेश करने बोले।
अब इसके बाद जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट, जो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को अमेंड किया जाए ताकि उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो गवर्नेंस में आ सके और ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश तक कन्फाइंड ना हो। तो यहाँ पे जो बोला गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है उसके बारे में बेसिक बताया है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है ये जो है प्रोवाइड करती है ऑफिशियल पर्पस के लिए, अगर यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, पार्लियामेंट में बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, सेंट्रल और स्टेट एक्ट पास होता है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, और हाई कोर्ट के जो पर्पस है, जो प्रोसीडिंग्स है पर्पस है, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ये सब ऑफिशियल एक्ट 1965 में बताया गया है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी ये दो स्पेसिफाइड लैंग्वेज होगी जो कि यूज़ करेंगे रेजोल्यूशंस, रूल्स, जनरल ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स, लाइसेंस टेंडर्स एक्सेट्रा, ये सब के लिए इंग्लिश हिंदी कंपलसरी यूज़ किया जाना चाहिए। कि यहाँ पे जो है एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग। ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, जो कि सेटअप की गई थी 1969 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, माइनॉरिटी, माइनर और ट्राइबल लैंग्वेजेस है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और लिंग्विस्टिक हार्मनी प्रमोट करने के लिए, ताकि ये 15 इंडियन लैंग्वेजेस जो है नॉन नेटिव लर्नर्स को सिखाए, और एडवाइस और असिस्ट करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लैंग्वेजेस के मैटर में। इवन ये जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी रन करती है जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस सेंटर, नेशनल टेस्टिंग सेंटर, तो ऐसे प्रोग्राम्स भी ये लॉन्च करती है। तो आइए देखते कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज के एक्ट के तहत। तो यहाँ पे देखेंगे पार्ट जो 17 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो 343 आर्टिकल से लेके 351 आर्टिकल तक, ये जितने भी आर्टिकल तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये इससे डील करता है। 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, जिसमें इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, 8 बाद में ऐड की गई थी, 4 ऐड की गई थी जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। इसमें कौन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, सिंथली, तो आप देखिए याद रखने के लिए BDSM से याद रख सकते हैं। आई नो इट्स वेरी फनी बट एक कोई ना कोई तो ट्रिक होनी चाहिए जो आप याद रखोगे। तो मैं भी इतना श्योर हूँ कि ये इसके बाद आपको हमेशा याद होगा कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कौन से 4 लैंग्वेज ऐड हुए थे। तो ये आपको याद होगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और सिंथली, BDSM। आर्टिकल 343(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया है कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट होगी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी यूनियन की। और आर्टिकल 343 सब आर्टिकल 3 में ये बोला गया है कि जो इंग्लिश का कंटिन्यूशन होगा 25 जनवरी 1965 के बाद, इसके कंटिन्यूशन के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाएगा ताकि वो इसके रिगार्डिंग लॉज बना सके। आर्टिकल 344(1) में जो बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन को ये एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की, जो कि कब कर सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके 5 साल के एक्सपायरेशन के बाद, मतलब 26 जनवरी 1955 में। और आर्टिकल 348(1) में बोला गया था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी ना, वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी जब तक कि पार्लियामेंट कोई अपने लॉ से दूसरा लैंग्वेज परमिट ना करे। और इवन आर्टिकल 351 में बोला गया था कि जो हिंदी का लैंग्वेज का जो स्प्रेड, ये जो डेवलपमेंट और ये हिंदी लैंग्वेज को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सके ताकि वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बने, ताकि वो एक कॉम्पोजिट कल्चर बने इंडिया का। अब इसके रिगार्डिंग जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है आर्टिकल 344 के तहत बनी थी, जिसमें एक चेयरमैन होगा और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि दूसरे लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कितने नंबर में होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, और इवन ये जो चेयरमैन को है इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब इनका ड्यूटी क्या होगा, इनका ड्यूटी होगा कि हिंदी का जो प्रोग्रेसिव यूज़ है उसे प्रमोट करें। फिर इंग्लिश का जो यूज़ है
यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए, उसे कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है वो ये बताएगी। इवन ये बताएगी कि जो लैंग्वेज यूज़ किया जा सकता है इस पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए, वो आर्टिकल 348 के तहत कौन से लैंग्वेजेस यूज़ किया जा सकता है ये बताएगी। और जो फॉर्म्स है न्यूमरल्स के, वो जो स्पेसिफाइड यूनियन के लिए, यूनियन पर्पस के लिए, वो उस पर ये रिकमेंडेशन देगी। और इवन ये कमीशन जो है, कोई भी अगर दूसरा मैटर है जो प्रेसिडेंट इन लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो है असाइन करेगा, उसके ऊपर ये कमीशन अपनी जो रिकमेंडेशंस देंगी। और इवन जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है यूनियन और स्टेट के बीच में, या एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में, देखिए यूनियन, देखो यूनियन इंग्लिश में या हिंदी में ये बात कर सकता है, लेकिन स्टेट का तो अपना रीजनल लैंग्वेज होगा। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके रिगार्डिंग जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी जो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी प्रेसिडेंट को। ये रिकमेंडेशंस अपने सारे प्रेसिडेंट को ही प्रोवाइड करती है। और इवन यहाँ पे मेंशन किया गया आर्टिकल 344 में कि ये कमिटी जो है, ये एक कमीशन जो है, इसे इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई जाए 30 मेंबर्स की, जिसमें 20 मेंबर्स जो है लोकसभा से होंगे, हाउस ऑफ पीपल से, और 10 मेंबर जो है राज्यसभा से होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट से, जिनकी ड्यूटी होगी कि ये जो कमीशंस की रिकमेंडेशन है उनको एग्जामाइन करे और रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को। तो इसके बाद जो है लास्ट मिसलेनियस न्यूज़ है, इसमें बोला गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग शाहीन बाग दिल्ली है, वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में रोड को ब्लॉक कर रहे थे। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया। और इवन जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 कंट्रोवर्शियल बिल है जो फार्मर्स का, एग्रीकल्चरल लॉ का, उसके रिगार्डिंग जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फार्मर्स के पास एक पूरा एब्सोल्यूट प्रोटेस्ट राइट है, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रोटेस्ट के साथ, ये 3 एग्रीकल्चरल कंट्रोवर्शियल बिल्स के अगेंस्ट, जब तक कि ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंस का रूप ना ले ले। वायलेंस का रूप लेगी तो बट ऑब्वियस ये अनलॉफुल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1A में बोला गया है कि 3 प्रोविजंस दिए गए इसके रिलेटेड। पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन एंड पैकेटिंग है, और तीसरा नो राइट टू स्ट्राइक। देखिए, स्ट्राइक इज़ नॉट एन फंडामेंटल राइट, इतना याद रखिए कि टेस्ट सीरीज में भी कभी कभार ये क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत लोग रॉन्ग कर देते हैं कि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है, बट नो राइट टू स्ट्राइक इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। और सब आर्टिकल 1B के तहत बोला गया कि जो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये आर्टिकल 19 में ही तीनों चीज़ है। और इवन जो सब आर्टिकल 2 और 3 में बोला गया है कि स्टेट जो है उसके पास पावर होगी इम्पोज करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा वाला हमारा लास्ट जो है अभी का टॉपिक का, वो क्या है। अब ये है हेट स्पीच के रिगार्डिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो हेट स्पीच है ये रेप्यूडिएट करता है। रेप्यूडिएट का मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट करना या किसी चीज़ को रोकना किसी चीज़ को हासिल करने से। तो ये हेट स्पीच जो है रेप्यूडिएट करता है राइट टू इक्वालिटी को, ऑब्स्ट्रक्ट करता है राइट टू इक्वालिटी को, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है कमिट करती है प्लूरलिज्म। किसी एक इंसान का डोमिनेंस नहीं होगा, या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप का डोमिनेंस नहीं होगा, सबका ही डोमिनेंट होगा, इक्वल डोमिनेंस होगा। तो ये की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या बोली गई है? पहला तो हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच के बारे में बताया है कि फ्री स्पीच क्या होता है, कि फ्री स्पीच में तुम्हें राइट मिलता है कि किसी पे भी कमेंट करो, फेवर या क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। बट हेट स्पीच में क्या है? हेट स्पीच में होता है कि तुम नफ़रत पैदा करवाते हो, मतलब एक नफ़रत पैदा करते हो किसी टारगेटेड कम्युनिटी के अगेंस्ट या टारगेटेड ग्रुप के अगेंस्ट, जो कि तुम्हारी जो स्पीच होती है वो स्पीच की वजह से किसी टारगेटेड कम्युनिटी या ग्रुप के लिए नफरत पैदा होती है। तो पहली बात तो हेट स्पीच किसी भी लॉ में इंडिया के डिफाइंड नहीं है, बट ये डेल्ट किया जाता है IPC 153A और 295A के अंडर।
तो आज के आर्टिकल के लिए आज की जो पहले यूनिट है इसी के साथ ख़त्म हुई। ये एक्चुअली थोड़ी बड़ी थी, बट जो बाकी यूनिट है वो छोटी है थोड़ी। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं दूसरा पार्ट इसका अभी बहुत जल्दी लाऊंगा इसके बाद। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्यों डिसलाइक किया, रीज़न क्या है इसके पीछे। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो वीडियोस के तरीके उसे और सुधार सकूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपको अगले पार्ट के साथ। ऐसे 8 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे वीडियोस आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।